हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे और आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत करीब है, तो आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। चैप्टर नंबर 4 में हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स ले लिया है, जो कि हमारा लेक्चर्स है 4.1 प्रैक्टिस सेट का, 4.2 का एंड 4.3 का। कंप्लीट 6 सेशन में ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, प्रैक्टिस सेट 4.4। और इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज का जो सेशन है ना, ये प्रैक्टिस सेट 4.4 से रिलेटेड टर्म्स के बारे में भी आज समझेंगे। तो जहां पे आप हैं वहां पे एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके अगल बगल में ना हो, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। और पहली बात आप याद रखिएगा कि आपकी रियल लाइफ में भी सारी चीजें काम आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भी आप एकदम सुनिश्चित कर लीजिए खुद को कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरर इधर है और दूसरा इधर कस्टमर है, बीच में यहाँ पे ब्रोकरेज का काम कोई कर रहा है या फिर प्रोडक्ट ब्रोकरेज है। ठीक है, मैं अभी इसको अलग से इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, आप खाली यहाँ पे सरसरे तौर पर टॉपिक को देख लो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है म्यूचुअल फंड। बार बार हम सुनते आए, महेंद्र सिंह धोनी भी यही बोलता है, म्यूचुअल फंड करो। सही है, सही है। कैसे सही है, क्यों सही है, आज हम पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एसआईपी क्या होता है। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये चीज आपको बार बार ना आपको बैंक में सुनने को मिलेगा, क्योंकि बैंक वाले एसआईपी के लिए आपको इंटेंसली इंटेंट करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आपके अकाउंट में थोड़ा पैसा दिखा, किसको, रिलेशनशिप मैनेजर को, बैंक वाला जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है ना अकाउंट होल्डर का, अगर उसको दिखा कि ठीक ठाक ये पैसा इसके अकाउंट में सेविंग रहता है, तो ये आपको इन्वेस्टमेंट की आइडियाज देगा। ठीक है, और वो पहला ट्रिक्स क्या अपनाता है, एसआईपी का। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेलिंग वो आपको एक्सप्लेन करेगा जब भी आप बैंक में विजिट करते हो। थोड़ी सी चीजें और हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में, और ये टैक्सेस रिलेट करेगा यहां से, है ना, एक ब्रोकर ब्रोकरेज पे टैक्स कैसे देता है, बस इससे ज्यादा हम लोगों को आज नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक ही हमारा है ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ऑन शेयर ट्रेडिंग। तो आप सबसे पहले ब्रोकरेज को समझ लिए कि ये टर्म जो ब्रोकरेज है ना, वो है क्या। देखिए यहाँ पे कोई एक कंपनी है जो यहाँ पे शेयर को सेल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है जो शेयर को खरीदता है, या कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार करता है तो प्रोडक्ट डायरेक्ट बायर नहीं लेता है ना, वहां पे कोई ना कोई होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। तो यहाँ पे अगर हम शेयर को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रोकर होता है, और ये ब्रोकर ना रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है। ओके, एक रजिस्टर्ड मेंबरशिप लिया हुआ रहता है, या तो फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग शेयर को सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं। ठीक है, शेयर को सेल करते हैं और बाय करते हैं। तो ये जो शेयर सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं, तो ये ब्रोकर जो है ना हमसे कुछ अमाउंट चार्ज करता है, वेदर सेल करने के लिए या फिर बाय करने के लिए। तो जो अमाउंट हमसे वो चार्ज करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज। क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ये सेलर से भी ब्रोकरेज चार्ज करता है और ये बायर से भी ब्रोकरेज चार्ज करता है, दोनों तरफ से, दोनों पार्टी से ये क्या करता है, ब्रोकरेज चार्ज करता है। और ये ब्रोकरेज चार्ज करने के बाद में एक रजिस्टर्ड अगर मेंबर है, या फिर एक मतलब कोई ऐसा संस्था है जो कि शेयर को सेल करता है और बाय करता है, या फिर कह सकते हैं सीधा सीधी बात स्टॉक मार्केट, तो वो एक लीगल होता है ना, पूरा कंप्लीटली लीगल होता है। इसलिए वो क्या करता है, जीएसटी पे करता है। क्या करता है, जीएसटी पे करता है। और जीएसटी जब पे करता है तो ये टोटल 18% जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अच्छा ये जीएसटी पे क्यों करता है, एक सिक्योरिटी है, किसके लिए मालूम है, जो बायर या सेलर है, किस चीज का, शेयर का। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी का काम करता है, सरकार के नजरिए में रहता है कि ये शेयर सेल हुआ है या फिर खरीदा गया है, तो ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और किसके तहत ये आ जाता है, जीएसटी के अंडर। ठीक है, अच्छा जब हम शेयर खरीदते हैं तो कोस्टिंग जो होता है ना, वो हमारा कोस्टिंग किस वे में काम करता है उसको भी थोड़ा सा समझ जाते हैं, क्योंकि देखिए बार बार इस टॉपिक को हम डील नहीं करेंगे, अभी हम खत्म कर देते हैं इसको। देखिए अगर हम कोई शेयर को खरीद रहे, सपोज कर लो एक शेयर को खरीदे, ठीक है, तो एक शेयर का रेट क्या बनता है,
जब हम इसको खरीदते हैं तब। व्हाट कंडीशन? बाइंग कंडीशन में, जब हम उसको खरीदते हैं तब। रेट ऑफ शेयर है ना, रेट ऑफ शेयर, या फिर आप इसको कह सकते हो एमवी ऑफ शेयर। एमवी ऑफ शेयर, शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो प्लस ब्रोकरेज। समझिएगा थोड़ा सा यहां पे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्लस ब्रोकरेज, ये खरीदने वाले के लिए अमाउंट है। किसके लिए अमाउंट है? खरीदने वाले के लिए। क्योंकि सपोज कर लो कि ये एक शेयर है, इसको हम खरीद रहे हैं, तो यहां पे जो ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है ब्रोकर के थ्रू, वो भी तो अमाउंट हमको पे करना पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल कॉस्टिंग ऑफ वन शेयर। ये क्या हो गया? खरीदने के टाइम पे वो क्या करते हैं? मार्केट वैल्यू देते हैं और प्लस साथ में ब्रोकरेज। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल वी पे मार्केट वैल्यूज एंड ब्रोकरेज ऑफ फॉर वन शेयर। और अगर मल्टीपल शेयर लिए तो आपको उसी अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन होता है कि जब हम सेल करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास ना एक शेयर की वैल्यू क्या होती है? शेयर वैल्यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, मार्केट वैल्यू जो शेयर का है उसमें हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं ब्रोकरेज। अब इसका रीजन क्या है? सपोज कीजिए कि हमने मार्केट वैल्यू में इस शेयर को बेचे, शेयर को बेचे, ठीक है। तो बेचने के बाद में क्या करना है हमको? जो हमसे बेचवाया, स्टॉक मार्केट है, कोई एजेंसी है या कोई मतलब रजिस्टर्ड मेंबर है, अगर वो हमसे बेचवाया ये शेयर को, तो इस कंडीशन में क्या होता है? वो ब्रोकरेज चार्ज करता है। और ब्रोकरेज हम कहां से पे करेंगे? जिस पे हमने बेचे, जो हमारी मार्केट वैल्यू बनी थी शेयर का, उसमें उसी अमाउंट में हम लोग ब्रोकरेज को माइनस करेंगे। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेज वी हैव टू पे दिस अमाउंट, ठीक है, वी हैव टू पे दिस अमाउंट एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल वी यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। समझ में आ गया आप लोगों को? ये फिलहाल अभी तक था हमारा ब्रोकरेज, ओके। और मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि हम जो टैक्सेस पे करते हैं वो कितना? 18%, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा है म्यूचुअल फंड, जिसको हम लोग इसको एमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएफ शॉर्ट में। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट है। यहां पे देखिए दो तरह के लोग काम करते हैं। पहले बात, मल्टीपल कस्टमर, यहां पे म्यूचुअल फंड एक संस्था है ना, एक स्ट्रेटेजिक प्लान कंपनी है जो क्या करता है, यहां से मल्टीपल लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाता है, ठीक है, शेयर खरीदवाता है, कुछ अमाउंट फिक्स करवा देता है म्यूचुअल फंड में और ये शेयर को खरीदवाता है। ये शेयर खरीदने के बाद में क्या करता है ये कंपनी? ये भी कहीं ना कहीं एथिक्स के साथ में इसको इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे कि बॉन्ड है, ठीक है, दूसरा इक्विटी फंड भी है ना। इस तरह के फंड में मतलब मल्टीपल स्कीम समझ लो, मल्टीपल स्कीम में इसको इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। तो जब ये इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट हमारे डायरेक्ट नहीं होता है, हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं? इधर लाके पैसा देते हैं थ्रू बैंक, है ना, बैंक के थ्रू या मतलब एक एजेंट जो है उसके थ्रू। अब ये क्या करता है? पैसा हमसे कलेक्ट करके ना फिर वापस ये अलग अलग तरह के स्कीम में पैसे को इन्वेस्ट करता है। और जब इन्वेस्टमेंट होता है फिर उसके बाद में हमारे पास, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक हमें या फिर जिसके पास हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्कीम वाला, सामने वाला कंपनी या फिर जो भी हो, वो हम लोगों को एक यूनिट देता है। क्या देता है? एक यूनिट देता है, ठीक है। और एक यूनिट की जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, उसको हम लोग एनएवी में मेजर करते हैं। एनएवी क्या होता है? देखिए, नेट एसेट वैल्यू। ये क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया? नेट एसेट वैल्यू। अब देखिए हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा है, जैसे कि हमने इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास कुछ वैल्यू आएगा, कुछ फंड की वैल्यू आएगा। तो वो जो फंड वैल्यू है ना, वो क्या होगा? तो टोटल फंड वैल्यू जो फॉर्मूला है यहाँ पे, टोटल फंड वैल्यू, वो किस किस पे डिपेंड करता है? एनएवी पे, नेट एसेट वैल्यू। एक शेयर की जो एनएवी है वो मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से। हमने कितने शेयर खरीदे थे, तो शेयर का वैल्यू हमें किस में मिला है? यूनिट में मिला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। समझ में आया आपको?
नंबर ऑफ यूनिट। तो जितना नंबर ऑफ यूनिट रहेगा म्यूचुअल फंड में हम लोगों को यूनिट मिलता है, तो नंबर ऑफ यूनिट जितना रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे NAV से, ये हमारा नेट एसेट वैल्यू हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फंड हमारा कितना जमा हुआ है, आइदर इट में भी मतलब माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा, लेकिन जो भी होगा उसकी फार्मूला हमारा ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम लोग SIP भी करते हैं। क्या बोलते हैं? SIP। और अभी बताए थे कि SIP ज्यादातर हम लोग बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा डायरेक्टली करते हैं, हम लोग किसी एजेंट के थ्रू बहुत कम करते हैं क्योंकि हम लोग रिस्क इतना नहीं ले सकते। ठीक है, तो SIP में क्या होता है, देखिए ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे म्यूचुअल फंड में ना हम लोग कैसे भी मतलब अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन SIP जब हम करते हैं तो हमारे पास एक रेगुलर इंटरवल सिस्टम होता है, रेगुलर इंटरवल सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या है आप समझिएगा। रेगुलर इंटरवल सिस्टम जैसे कि 1000 रुपया का हम SIP करवाए हैं, 1000 रुपीज का। ठीक है, तो ये 1000 जो है ना इसको हम मंथली पे करेंगे, मंथली पे करेंगे। उसका एक सटीक टाइम होगा, हमारा डेट होगा 5 तारीख या 10 तारीख या 15 तारीख, उसका एक फिक्स डेट होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा ये जो प्लान है ना वो सिस्टमेटिक प्लान होगा हमारा। तो यहां पे एक इंटरवल या फिर कह सकते हैं कि हमारे पास एक पैटर्न होगा पे करने का, जरूरी नहीं मंथली या क्वार्टरली भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हाफ ईयरली भी हो सकता है, 6 महीने वाला भी हो सकता है, या फिर ईयरली भी हो सकता है। ये प्लानिंग करके हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 3-4 मेथड जो है उसके थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं। तो एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए पेमेंट करने का। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर हम ये SIP करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, MF के थ्रू, तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर एक अच्छा खासा लंबा समय दे अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें SIP के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर 3-4 साल अगर आपने पेशेंस रखे, इन्वेस्ट करके छोड़ दिया SIP पे, तो 110% याद रखिए कि आपको ये नुकसान नहीं देगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर अगर इस तरीके का पेमेंट करने का थोड़ा सा कायदा बन जाए, सिस्टम बन जाए, तो सबसे पहली बात है कि आपके पास ना एक सेविंग डिसिप्लिन भी बन जाएगा। क्या? एक सेविंग डिसिप्लिन। पैसे को आप जमा करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं करेंगे, आपके अंदर एक डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक था हमारा टॉपिक, और इन्हीं टॉपिक को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए एकदम से राउंड फिगर में हम 1-2 फॉर्मूला बताते हैं, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको फॉर्मूला का यूज है। ठीक है, और बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आपको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आगे कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखिए हमारा वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, स्क्रीन को मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं। तो पहला जो है वो है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पर शेयर बोल सकते हो। ठीक है, या फिर सिंपली ब्रोकरेज भी अगर ध्यान में रहेगा। तो ब्रोकरेज किस पे लगता है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। किस पे? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। और वो कितना % चार्ज किया है ब्रोकरेज? तो आप याद रखिएगा मार्केट वैल्यू इनटू ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज क्या होगा? % में होगा। ठीक है, ब्रोकरेज परसेंटेज। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू हम बताए थे कि जब हम परचेज करते हैं कोई भी चीज को तो मार्केट वैल्यू हम पे करते हैं और प्लस ब्रोकरेज, ये दोनों चीज हम पे करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोई चीज सेल करते हैं या फिर शेयर को ही सेल करते हैं तो सेल वैल्यू क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू में हम लोग माइनस कर देते हैं ब्रोकरेज को। ठीक है, अगर ये 3 चीजें भी फिलहाल अगर याद रख पाते हैं आप लोग तो 100% मैं ये इतना श्योर कर सकता हूं आप लोगों को कि इसके थ्रू ही आप प्रैक्टिस सेट 4.4 को अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 5 और आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। रीजन ये है कि ये 2 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी छोटे क्वेश्चंस हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर हम पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो ये सेशन काफी लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में भी परेशानी होगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग
थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के लेकिन अच्छे से पढ़ के जाएंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200। एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितना है 200। इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3% देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ दिस शेयर। अभी हम बताएं परचेज वैल्यू एंड सेल वैल्यू, दो ही वैल्यू बताए हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर। तो यहां पे देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है। पहला मार्केट वैल्यू दैट इज एमवी ऑफ शेयर कितना है 200 रुपीज। ठीक है, ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज है 0.3%। ठीक है, तो ब्रोकरेज कैसे निकालेंगे, ब्रोकरेज परसेंटेज में। तो ब्रोकरेज की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो ब्रोकरेज ऑफ अ शेयर, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रोकरेज ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू ब्रोकरेज परसेंटेज। ठीक है, क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू 200 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा 0 एंड 0 दो ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 3 और यहां पे डेसिमल है तो यहां पे भी डेसिमल होगा, इसके पहले हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो परचेज वैल्यू वो कैसे निकलेगा। तो परचेज वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो परचेज वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज, तो यहां पे क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू 200 प्लस 0.6। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 200.6। ओके, ये हमारा हो गया टोटल परचेज वैल्यू ऑफ अ वन शेयर। तो देयरफॉर हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि द परचेज वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹260, बोलो 60 या फिर 6 ओनली। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परचेज वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200.60। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए यहां पे क्या है, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000। एक शेयर को बेचा गया है मार्केट वैल्यू 1000 में। ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। ब्रोकरेज कितना पे किया गया है 0.1%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, है ना, आफ्टर द सेल, सेल कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा परचेज वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज ऐड करते हैं, सेल जब करते हैं तो मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे गिवन चीजें क्या क्या है। तो गिवन हम लोग लिखेंगे, पहला गिवन में हो जाएगा एमवी ऑफ शेयर, एमवी ऑफ शेयर कितना है 1000। ठीक है, उसके बाद ब्रोकरेज पेड कितना किया है 0.1%। ठीक है, क्या निकालना है सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। ठीक है, तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ब्रोकरेज इज इक्वल टू एमवी इंटू ब्रोकरेज परसेंटेज। ठीक है, तो यहां पे मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 इंटू ब्रोकरेज क्या हो जाएगा 0.1% अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो ऊपर नीचे क्या बचेगा 10 इंटू 0.1 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1। ओके, ये डेसिमल हट जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद में। ठीक है, तो क्या मालूम पड़ा ब्रोकरेज कितना आ गया 1 रुपीज। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ब्रोकरेज देने के बाद में हमारा सेल वैल्यू कितना आता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेल वैल्यू जो होता है ना, वो सेल वैल्यू किस पे डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे एंड ब्रोकरेज पे, लेकिन ब्रोकरेज क्या होता है यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू 999। किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि आप सही ट्रैक पर हैं। तो फाइनली हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि द अमाउंट
रिसीव्ड आफ्टर द सेल इज ₹999 किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग के वीडियो को आपने स्किप करके देखा है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें और आसानी से समझ में आए तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के स्टार्टिंग को ढंग से समझिए, देखिए, नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, नोट डाउन कीजिए मैंने जो पॉइंट्स लिखाए हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म हो रहा है और फिर हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट कर लें, क्योंकि जब भी हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। जय हिंद, जय भारत।